कभी सोचा है कि कुछ ऐप्स और वेबसाइट्स हमारी जिंदगी का इतना जरूरी हिस्सा कैसे बन जाती हैं? आज हम बात करेंगे आदत बनाने वाले प्रोडक्ट्स की उस छिपी हुई शक्ति के बारे में जो उन्हें इतना कामयाब बनाती है। तो आखिर फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर जैसी ऐप्स के पीछे का असली राज है क्या? ये सब टेक्नोलॉजी नहीं है, ये हमारी आदतें बन चुकी हैं। पर कैसे? जवाब बहुत सीधा है लेकिन बहुत पावरफुल भी। ये आदतें बनाती हैं। ये कंपनियां हमारे दिमाग के काम करने के तरीके को समझकर ऐसे प्रोडक्ट्स बनाती हैं जिन्हें हम बिना सोचे समझे अपने आप इस्तेमाल करने लगते हैं। पर ये आदत आखिर होती क्या है? चलिए इसे समझने के लिए एक दिलचस्प कहानी सुनते हैं कि कैसे हमारा दिमाग कभी-कभी ऑटो पायलट मोड पर चला जाता है। तो हुआ ये कि इस किताब के लेखक नीर एयाल एक शाम को दौड़ने के लिए निकले। तभी सामने से कोई गुजरा तो उन्होंने आदत से कह दिया, गुड मॉर्निंग। अरे, लेकिन हो तो शाम रही थी। ये सुनने में एक छोटी सी गलती लगती है ना? पर ये हमारे दिमाग का एक बहुत बड़ा राज खोलती है। और मजे की बात तो ये है कि कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उनकी शाम की दौड़ ने अनजाने में उनकी सुबह की पूरी रूटीन शुरू कर दी। दिमाग का ऑटो पायलट मोड ऐसा ऑन हुआ कि वो घर जाकर रात में ही शेव करने लगे, ठीक वैसे ही जैसे वो हर सुबह करते हैं, बिना सोचे समझे। तो इसका मतलब क्या हुआ? आदतें असल में हमारे दिमाग का एनर्जी बचाने का एक तरीका है। ये वो काम है जिन्हें हम लगभग बिना सोचे समझे कर डालते हैं। दिमाग ये शॉर्टकट्स इसलिए बनाता है ताकि वो अपनी मेंटल एनर्जी बचाकर ज्यादा जरूरी चीजों पर फोकस कर सके। ठीक है, तो अब हम समझ गए हैं कि आदतें क्या होती हैं, पर सवाल ये है कि ये किसी भी बिजनेस के लिए इतनी कीमती क्यों होती हैं? चलिए इसके 4 बड़े फायदे देखते हैं। सबसे पहला फायदा है कस्टमर लाइफटाइम वैल्यू, यानी CLTV का बढ़ना। जब लोग किसी प्रोडक्ट को आदत की तरह इस्तेमाल करते हैं तो वो उसके साथ लंबे समय तक जुड़े रहते हैं और उसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। सीधा मतलब ये है कि कंपनी हर एक कस्टमर से ज्यादा कमाई करती है। दूसरा फायदा है कीमतों को लेकर आज़ादी। जब कोई प्रोडक्ट किसी की आदत बन जाता है तो लोग उसकी कीमत के बारे में ज्यादा सोचना बंद कर देते हैं। वो उस पर इतने निर्भर हो जाते हैं कि कीमत में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी भी उन्हें महसूस नहीं होती। और इसी पर वॉरेन बफेट ने एक बहुत कमाल की बात कही है। वो कहते हैं कि जिन कंपनियों के प्रोडक्ट्स लोगों की आदत बन चुकी हैं, वो बिना डरे अपनी कीमतें बढ़ा सकती हैं। कस्टमर्स की यही निर्भरता किसी भी कंपनी की असली ताकत होती है। इसका एक जबरदस्त उदाहरण है एवरनोट। लगभग 3.5 साल बाद उनके 26% यूजर्स एक ऐसी सर्विस के लिए पैसे दे रहे थे जिससे वो पहले बिल्कुल फ्री में इस्तेमाल करते थे। यही तो है आदत की असली ताकत। ये एक नाइस टू हैव चीज को मस्ट हैव बना देती है। तीसरा फायदा है तूफानी ग्रोथ। जो यूजर्स किसी प्रोडक्ट को आदत के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, वो अक्सर अपने दोस्तों को भी उसके बारे में बताते हैं। और ये मार्केटिंग पर बिना एक भी पैसा खर्च किए ऑर्गेनिक ग्रोथ का सबसे तेज तरीका है। इसे कहते हैं वायरल साइकिल टाइम, मतलब एक यूजर को दूसरे यूजर को लाने में कितना वक्त लगता है। जब कोई प्रोडक्ट रोज की आदत बन जाए, जैसे फेसबुक पर किसी दोस्त को फोटो में टैग करना, तो ये साइकिल टाइम महीनों या हफ्तों से घटकर कुछ घंटों या मिनटों का रह जाता है। और इसी से ग्रोथ रॉकेट की स्पीड से होती है। और चौथा फायदा है कंपटीशन पर एक मजबूत बढ़त। एक बार लोगों को आपके प्रोडक्ट की आदत पड़ गई तो वो किसी दूसरे नए प्रोडक्ट पर आसानी से स्विच नहीं करते। ये आदत कॉम्पिटिटर्स के लिए एक बहुत मजबूत दीवार की तरह काम करती है। हार्वर्ड की प्रोफेसर जॉन गौरविल कहते हैं कि लोगों की बनी बनाई आदतें तोड़ने के लिए किसी नए प्रोडक्ट को सिर्फ थोड़ा बहुत बेहतर नहीं, बल्कि 9 गुना बेहतर होना पड़ता है। हमारी आदतें इतनी मजबूत होती हैं कि कोई छोटा मोटा सुधार हमें बदलने के लिए काफी नहीं होता। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये आदतें बनती कैसे हैं? चलिए उन 2 खास चीजों को समझते हैं जो ये तय करती हैं कि कोई काम आदत बनेगा भी या नहीं। इसे समझने के लिए गूगल और अमेज़न का उदाहरण लेते हैं। हम गूगल को दिन में कई बार इस्तेमाल करते हैं। ये है हाई फ्रीक्वेंसी, लेकिन हर एक सर्च से मिलने वाला फायदा शायद उतना बड़ा ना लगे। दूसरी तरफ है अमेज़न, जिसे हम शायद रोज इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन जब करते हैं तो उससे मिलने वाला फायदा बहुत बड़ा होता है। तो किसी भी काम को आदत बनने के लिए इस हैबिट जोन में आना जरूरी है।
इसका मतलब है कि या तो उसे बहुत बार इस्तेमाल किया जाए, यानी उसकी फ्रीक्वेंसी हाई हो, या फिर उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा महसूस हो, मतलब हाई परसीव्ड यूटिलिटी। अगर ये दोनों ही कम है तो आदत बनना लगभग नामुमकिन है। और अब आते हैं सबसे ज़रूरी सवाल पर। आदत बनाने वाले प्रोडक्ट्स को समझने का एक और कमाल का तरीका है ये सोचना कि वो एक विटामिन है या फिर एक पेन किलर। ये एक क्लासिक सवाल है जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स अक्सर पूछते हैं। क्या आपका प्रोडक्ट एक विटामिन है, यानी नाइस टू हैव हो तो अच्छा है, या फिर एक पेन किलर जो किसी असली दर्द या प्रॉब्लम को दूर करता है? देखिए, पेन किलर एक साफ और जरूरी समस्या का हल करते हैं। उनके बिना काम चलाना मुश्किल हो जाता है। वहीं विटामिन नाइस टू हैव होते हैं। अगर कोई एक दिन विटामिन लेना भूल जाए तो शायद उसे फर्क भी ना पड़े। तो फेसबुक या ट्विटर क्या है? शुरुआत में तो वो विटामिन की तरह ही लगते हैं, है ना? और यहीं पर असली खेल छिपा है। कामयाब आदत बनाने वाले प्रोडक्ट्स विटामिन बनकर आते हैं, लेकिन धीरे धीरे हमारी जिंदगी के पेन किलर बन जाते हैं। आदत तब बनती है जब किसी काम को न करने से थोड़ी बेचैनी, थोड़ी पीड़ा या एक तरह की खुजली महसूस हो। सोचिए, एक दिन भी फेसबुक या इंस्टाग्राम न देखना कई लोगों के लिए ये ठीक वैसी ही बेचैनी पैदा करता है। तो ये प्रोडक्ट्स इस खुजली को पैदा कैसे करते हैं और फिर उसे एक मजबूत आदत में कैसे बदलते हैं? इसका जवाब हुक मॉडल में छिपा है। ये एक 4 स्टेप का प्रोसेस है जो यूजर्स को बार बार वापस खींचकर लाता है जब तक कि वो प्रोडक्ट उनकी आदत न बन जाए। और इसी मॉडल को हम अपने अगले विश्लेषण में और गहराई से समझेंगे। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई ऐप बस बंद ही नहीं होता? हम स्क्रॉल करते जाते हैं, ये जानते हुए भी कि रुक जाना चाहिए। तो बात यह है कि ये हमारी विल पावर की कमी नहीं है। असल में इसके पीछे एक बहुत ही क्लेवर साइकोलॉजी काम कर रही है। और इस पूरे खेल को समझने के लिए चलिए शुरुआत करते हैं यिन नाम की एक स्टूडेंट की कहानी से। तो मिलिए यिन से, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक बहुत ही होनहार स्टूडेंट। लेकिन उसकी एक आदत है जो धीरे धीरे उस पर हावी हो रही है, और शायद उसे खुद भी इसका पूरा अंदाजा नहीं है। और वो आदत है इंस्टाग्राम की। मतलब दिन में जैसे ही कोई खाली पल मिलता, उसका हाथ अपने आप फोन की तरफ जाता और उंगलियां इंस्टाग्राम के आइकॉन पर टैप कर देती। ये एक ऑटोमेटिक एक्शन बन चुका था। और मज़े की बात यह है कि जब यिन से उसकी इस आदत के बारे में पूछा जाता है तो वो कुछ इस तरह से जवाब देती है। ज़रा इस बात पर गौर कीजिए। वो कहती है कि उसे कोई समस्या नहीं है, वो इसे एक ज़रूरत की तरह देखती है। किस चीज़ की ज़रूरत? खूबसूरत पलों को खोने से पहले उन्हें पकड़ लेने की। ये शब्द, पकड़ लेना, इसे याद रखिएगा। और यहीं से असली सवाल उठता है। आखिर इंस्टाग्राम जैसा एक सिंपल सा फोटो शेयरिंग ऐप यूं जैसे करीब 15 करोड़ लोगों के लिए इतनी मजबूत एक कंपल्सिव आदत कैसे बन गया? इसका जवाब किसी जादू टोने में नहीं, बल्कि हमारी आदतें बनने के सबसे पहले स्टेप में छिपा है। देखिए, चाहे यिन की आदत हो या हमारी अपनी कोई भी आदत, वो बस ऐसे ही हवा में शुरू नहीं हो जाती। हर आदत की शुरुआत एक खास चिंगारी से होती है, एक वजह से। और साइकोलॉजी की दुनिया में इसी चिंगारी को ट्रिगर कहा जाता है। तो सवाल ये है कि ये ट्रिगर आखिर है क्या भला? इसे अपने व्यवहार का एक स्टार्ट बटन समझिए। एक ऐसा इशारा जो हमें कोई एक्शन लेने के लिए उकसाता है। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि ज्यादातर समय हमें पता तक नहीं चलता कि हम किसी ट्रिगर के इशारे पर काम कर रहे हैं। इसे समझने का एक बहुत ही खूबसूरत तरीका है। सोचिए एक सीप के बारे में। जब रेत का एक छोटा सा कण उसके अंदर चला जाता है तो वो उसे परेशान करने लगता है, और इसी परेशानी की वजह से वो धीरे धीरे एक खूबसूरत मोती बनाने का प्रोसेस शुरू कर देता है। ठीक इसी तरह एक ट्रिगर एक नई आदत की नींव रखता है। ये वही शुरुआती बेचैनी है। तो ये जो ट्रिगर्स है ना, इन्हें मोटे तौर पर 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहले होते हैं बाहरी यानी एक्सटर्नल ट्रिगर्स, जो हमारे आसपास के माहौल से आते हैं, जैसे फोन पर एक नोटिफिकेशन की आवाज़। और दूसरे होते हैं आंतरिक यानी इंटरनल ट्रिगर्स। ये हमारे अंदर से, हमारी फीलिंग्स और यादों से पैदा होते हैं। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं बाहरी ट्रिगर्स की। इन्हें एक बाहरी धक्के या एक छोटे से पुश की तरह सोचिए। ये हमारे माहौल में मौजूद वो इशारे हैं जो हमें बताते हैं कि चलो अब ये करो। अच्छा, तो ये भी 4 तरह के होते हैं। पहला है पेड, मतलब विज्ञापन, सीधा सीधा पैसा देकर ध्यान खींचना। दूसरा है अर्न्ड, जैसे किसी अखबार में अच्छी खबर आना या ऐप स्टोर पर फीचर हो जाना। तीसरा है रिलेशनशिप,
जो शायद सबसे पावरफुल है, मतलब जब दोस्त एक दूसरे को कुछ बताते हैं। और चौथा है ऑन्ड, यानी वो चीज़ें जो कंपनी खुद कंट्रोल करती है, जैसे फ़ोन पर ऐप का आइकॉन या नोटिफिकेशंस। लेकिन बाहरी ट्रिगर्स तो सिर्फ शुरुआत है। असली खेल तो इंटरनल ट्रिगर्स का है। ये कहीं ज्यादा ताकतवर होते हैं क्योंकि ये सीधे हमारी भावनाओं और हमारे विचारों से जुड़े होते हैं। इसे एक ऐसी अंदरूनी बेचैनी, एक खुजली की तरह समझिए जिसे हम फौरन मिटाना चाहते हैं। और यहाँ एक बहुत बहुत ज़रूरी बात समझनी होगी। बोरियत, अकेलापन, कन्फ्यूजन या डर, ये जो नेगेटिव फीलिंग्स होती है ना, ये सबसे मजबूत इंटरनल ट्रिगर्स होती हैं। जब भी हम इनमें से कुछ भी महसूस करते हैं, हमारा दिमाग फौरन, एकदम फौरन उस बेचैनी से छुटकारा पाने का रास्ता ढूंढने लगता है। और मज़े की बात यह है कि टेक कंपनियों को ये बात हमसे बेहतर पता है। उन्होंने हर इमोशनल दर्द के लिए एक डिजिटल मरहम तैयार कर रखा है। बोरियत हो रही है? लो न्यूज़ फीड स्क्रॉल करो। अकेलापन लग रहा है? खोलो फेसबुक। कुछ समझ नहीं आ रहा? गूगल है ना। ये ऐप्स असल में हमारी इन्हीं भावनाओं को शांत करने के लिए बनाए गए हैं। तो चलो अब इन सब बातों को वापस यूनो और इंस्टाग्राम की कहानी से जोड़ते हैं और देखते हैं कि इंस्टाग्राम ने ये पूरा खेल खेलकर अपनी कामयाबी की कहानी कैसे लिखी। तो इंस्टाग्राम ने शुरू में क्या किया? उन्होंने सारे बाहरी ट्रिगर्स का एक कॉकटेल इस्तेमाल किया। किसी दोस्त ने ऐप के बारे में बताया, ये हो गया रिलेशनशिप ट्रिगर। मीडिया में इसकी खूब चर्चा हुई, ये था अर्न्ड ट्रिगर। और फिर फोन की स्क्रीन पर ऐप का आइकॉन और उसके नोटिफिकेशंस, ये बन गए ओन्ड ट्रिगर्स, जो बार बार ऐप की याद दिलाते रहे। लेकिन रुकिए, ये सब तो सिर्फ ट्रेलर था। बाहरी ट्रिगर्स तो बस वो चारा है जो मछली को हुक तक खींच कर लाते हैं। इंस्टाग्राम की कामयाबी का असली राज इससे कहीं ज्यादा गहरा है। और वो राज है एक खास पल को खो देने का डर। याद है यिन के शब्द, मुझे इसे पकड़ लेना चाहिए। बस इंस्टाग्राम ने इसी डर को, इसी इमोशनल खुजली को पकड़ लिया। और इस खुजली को मिटाने के लिए उन्होंने अपना कैप्चर फीचर बनाया। तो जब भी यिन को ये डर महसूस होता कि कोई खूबसूरत पल हाथ से निकल जाएगा, उसका दिमाग उसे फौरन इंस्टाग्राम खोलने का सिग्नल देता। तो देखिए, ये सिर्फ ऐप्स के बारे में नहीं है। अगर कोई भी ऐसा प्रोडक्ट बनाना चाहता है जो लोगों की आदत में शुमार हो जाए, या फिर कोई सिर्फ अपनी ही आदतों को बेहतर तरीके से समझना चाहता है, तो इन अंदरूनी इमोशनल वजहों को पहचानना सबसे ज़रूरी है। और इसके लिए एक बहुत ही सिंपल पर पावरफुल टूल है, 5 क्यों मेथड। आप एक ऊपरी वजह से शुरू करते हैं और बार बार क्यों पूछते हैं, जब तक कि आप असली इमोशनल जड़ तक नहीं पहुंच जाते। जैसे इस केस में, जूली ईमेल क्यों यूज करती है? पहला जवाब, मैसेज भेजने के लिए। अच्छा, पर क्यों? ताकि जानकारी जल्दी मिले। पर क्यों? और ऐसे पूछते पूछते जब हम 5वीं बार क्यों पूछते हैं, तो असली वजह सामने आती है। और वो है किसी जरूरी बात से अनजान रह जाने का डर। तो फटाफट से रीकैप करते हैं कि हमने क्या सीखा। पहली बात, आदत की शुरुआत हमेशा एक ट्रिगर से होती है। दूसरी बात, खेल एक्सटर्नल यानी बाहरी संकेतों से शुरू होता है, लेकिन असली गोल होता है इंटरनल यानी अंदरूनी ट्रिगर से जुड़ना। तीसरी बात, हमारी नेगेटिव भावनाएं ही अक्सर सबसे मजबूत ट्रिगर्स होती हैं। और आखिर में, सबसे कामयाब प्रोडक्ट्स वो हैं जो किसी असली दर्द का मरहम बनते हैं। तो अब जाते जाते एक सवाल सबके लिए, जरा सोचिए, वो कौन सा ऐप है जो दिन में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है? और वो असल में कौन सी अंदरूनी बेचैनी को, कौन सी खुजले को शांत कर रहा है? इस पर सोचिएगा जरूर, जवाब काफी दिलचस्प हो सकता है। तो आज हम बात करेंगे उन छिपी हुई ताकतों के बारे में जो हमसे कोई भी काम करवाती हैं, और ये जानेंगे कि हमारे हर एक्शन के पीछे असल में एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला छिपा होता है। चलिए, एक बहुत ही आम सी बात से शुरू करते हैं। कभी ऐसा होता है कि फोन पर कोई नोटिफिकेशन आता है और हम उसे देखकर भी बस इग्नोर कर देते हैं। ऐसा होता क्यों है? कभी हम किसी चीज पर फौरन एक्शन लेते हैं और कभी क्यों नहीं? इस सवाल का जवाब एक बड़े ही कमाल के मॉडल में छिपा है, जिसे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के डॉक्टर BJ फॉग ने बनाया है। इसे कहते हैं फॉग बिहेवियर मॉडल, और इसका फॉर्मूला है B=MAT। बस यही फॉर्मूला आज हमारे इस पूरे विश्लेषण की नींव है। तो ठीक है, अब जरा इसमें और गहराई से उतरते हैं। फॉग का मॉडल ये कहता है कि किसी भी बिहेवियर यानी बी के होने के लिए 3 चीजों का एक ही वक्त पर होना जरूरी है। मोटिवेशन यानी M, एबिलिटी यानी A, और एक ट्रिगर यानी T। तो ये तीनों चीजें काम कैसे करती हैं?
देखिए, मोटिवेशन है कुछ करने की इच्छा, एबिलिटी है उसे करने की काबिलियत, और ट्रिगर वो चिंगारी है जो एक्शन लेने के लिए उकसाती है। अब मान लीजिए फोन बज रहा है, पर कोई उसे नहीं उठा रहा। क्यों? हो सकता है बात करने की इच्छा ही ना हो, मतलब मोटिवेशन की कमी है, या फिर फोन बैग में कहीं बहुत नीचे दबा हो, यानी एबिलिटी की कमी है, या हो सकता है फोन साइलेंट पर हो और किसी को पता ही ना चले, यानी कोई ट्रिगर ही नहीं था। चलिए, अब इस फॉर्मूले के पहले अक्षर पर फोकस करते हैं, एम, यानी मोटिवेशन। आखिर ये है क्या चीज और ये हमें चलाता कैसे है? डॉक्टर फॉग के हिसाब से हमारे सारे काम सिर्फ 3 मेन वजहों से होते हैं। पहला, या तो हम सुख चाहते हैं या दर्द से बचना चाहते हैं। दूसरा, हम उम्मीद चाहते हैं और डर से बचना चाहते हैं। और तीसरा, हम समाज में अपनी जगह बनाना चाहते हैं और बेइज्जती से बचना चाहते हैं। असल में यही वो लीवर्स हैं जो हमारे बर्ताव को कंट्रोल करते हैं। इसका एक जबरदस्त उदाहरण है बराक ओबामा का 2008 का राष्ट्रपति कैंपेन। उस वक्त जब देश में हर तरफ उथल-पुथल मची हुई थी, उनके होप यानी उम्मीद के एक मैसेज ने लोगों में एक नई आशा जगा दी और उन्हें एक्शन लेने पर मजबूर कर दिया। और फिर आता है सोशल एक्सेप्टेंस। ये भी एक बहुत पावरफुल मोटिवेटर है। बडवाइजर जैसी कंपनियां अपने विज्ञापनों में अपने प्रोडक्ट को दोस्तों और अच्छे वक्त से जोड़ती हैं। वो सीधे सीधे बियर नहीं बेच रहे, वो एक सोशल एक्सपीरियंस बेच रहे हैं जिसकी हम सबको कहीं ना कहीं चाहत होती है। और इसी सिक्के का दूसरा पहलू है सामाजिक तिरस्कार से बचना। कई लोग सेफ्टी रूल्स इसलिए तोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो बेवकूफ़ दिखेंगे। हेलमेट न पहनने का ये बहाना सीधे सीधे समाज में एक्सेप्टेंस की चाहत और मजाक बनने के डर से जुड़ा हुआ है। तो मोटिवेशन तो समझ आ गया, अब फॉर्मूले के अगले अक्षर पर चलते हैं, ए, यानी एबिलिटी। और यहाँ पर जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये कि चीज़ों को आसान बनाना ही गेम चेंजर है। ट्विटर और ब्लॉगर के को-फाउंडर इवान विलियम्स ने इस बात को बहुत सही तरीके से कहा था। उन्होंने कहा, इंसान की किसी पुरानी इच्छा को पकड़ो और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उसे पूरा करने के रास्ते से बस स्टेप्स हटाते जाओ। यही तो इनोवेशन है। सोचकर देखिए कि ऑनलाइन कंटेंट बनाना वक्त के साथ कितना आसान हो गया। 90s में ये बहुत मुश्किल काम था। फिर ब्लॉगर आया जिसने कई स्टेप्स कम कर दिए। ट्विटर ने तो इसे और भी आसान बना दिया, और आज इंस्टाग्राम और पिंटरेस्ट के साथ ये बस एक क्लिक का काम है। जैसे जैसे काम आसान होता गया, उसे करने वाले लोग बढ़ते गए। तो किसी काम को आसान बनाने का मतलब क्या है? डॉक्टर फॉग ने इसके 6 पहलू बताए हैं। उसमें कितना वक्त लगता है, कितना पैसा, कितनी शारीरिक मेहनत, कितनी दिमागी मेहनत, क्या वो समाज में अजीब माना जाता है, और क्या वो हमारे रूटीन से हटकर है। किसी भी प्रोडक्ट को कामयाब बनाने के लिए डिज़ाइनर को ये समझना होता है कि लोगों के लिए इनमें से क्या बचाना सबसे ज़रूरी है, और बस उसी को कम करना है। चलिए एक केस स्टडी देखते हैं। ये है 1998 का याहू का होम पेज। देखिए ज़रा, कितना कुछ भरा पड़ा है, कितना कंफ्यूजिंग है। कुछ भी खोजने के लिए बहुत ज़्यादा दिमागी मेहनत करनी पड़ती थी। और फिर गूगल आया। ये उनका 1998 का होम पेज है, बिल्कुल साफ सुथरा, बस एक काम पर फोकस, सर्च। इसने याहू के मुकाबले वक्त और दिमागी मेहनत दोनों को ज़बरदस्त तरीके से कम कर दिया। नतीजा हम सब जानते हैं, सिंप्लिसिटी की जीत हुई। इससे एक बहुत ही ज़रूरी सवाल खड़ा होता है। अगर कोई चाहता है कि लोग उसके प्रोडक्ट को इस्तेमाल करें, तो उसे पहले किस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए? क्या लोगों की इच्छा बढ़ानी चाहिए, मतलब उनका मोटिवेशन, या फिर काम को आसान बनाना चाहिए, मतलब उनकी एबिलिटी बढ़ानी चाहिए? अपना टाइम और पैसा कहाँ लगाना ज़्यादा सही है? और इसका जवाब शायद थोड़ा चौंकाने वाला हो। हमेशा एबिलिटी से शुरू करना चाहिए। लोगों को ये समझाने में मेहनत करने से अच्छा कि उन्हें कुछ क्यों करना चाहिए, उस काम को इतना आसान बना दो कि उन्हें सोचना ही ना पड़े। सरलता प्रेरणा से ज्यादा ताकतवर है। ट्विटर के होम पेज को ही देख लीजिए, ये इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। 2009 में उनका पेज टेक्स्ट से भरा था और ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि ट्विटर क्यों ज़रूरी है। लेकिन 2012 आते-आते उन्होंने इसे एकदम सिंपल बना दिया। सिर्फ 2 ऑप्शन, साइन इन या साइन अप। उन्होंने लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश छोड़ दी और एक्शन लेना आसान बना दिया। अच्छा, अब समझते हैं कि कैसे हमारी मोटिवेशन और एबिलिटी की सोच को बदला जा सकता है। और इसका सीक्रेट है ह्यूरिस्टिक्स, यानी हमारे दिमाग के शॉर्टकट्स। ह्यूरिस्टिक्स क्या हैं?
ये हमारे दिमाग के बनाए हुए शॉर्टकट्स हैं, जिनका इस्तेमाल हम तेजी से फैसले लेने के लिए करते हैं। और प्रोडक्ट डिजाइनर्स बड़ी चालाकी से इन्हीं शॉर्टकट्स का इस्तेमाल करके हमारे एक्शन लेने की संभावना को बढ़ा देते हैं, और हमें अक्सर पता भी नहीं चलता। चलिए इसे एक एक्सपेरिमेंट से समझते हैं, जिसे कहते हैं एंडाउट प्रोग्रेस इफेक्ट। 2 ग्रुप्स को कार वॉश के लिए पंच कार्ड दिए गए। दोनों को ही फ्री वॉश के लिए 8 खरीदारी करनी थी। ग्रुप ए को 8 खाली खानों वाला कार्ड मिला। ग्रुप बी को 10 खानों वाला कार्ड मिला, जिसमें 2 पहले से ही पंच किए हुए थे। क्या लगता है क्या हुआ होगा? नतीजा एकदम हैरान करने वाला। जो ग्रुप बी था, उसकी कार्ड पूरा करने की दर 28%, जी हाँ, 28% ज्यादा थी। इससे ये पता चलता है कि सिर्फ ये महसूस करना कि हम किसी मंजिल के करीब हैं, हमारी मोटिवेशन को जबरदस्त तरीके से बढ़ा देता है। लिंक्डइन अपने प्रोफाइल कंप्लीशन बार के साथ बिल्कुल इसी दिमागी शॉर्टकट का इस्तेमाल करता है। तो इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ क्या है? B=MAT। किसी भी एक्शन के लिए मोटिवेशन, एबिलिटी और ट्रिगर का होना जरूरी है, और इन सब में सबसे जरूरी है सरलता। तो सोचने वाली बात यह है, अगर सबसे आसान एक्शन ही जीतता है, तो वो कौन सा एक स्टेप है जिसे हटाकर किसी भी आइडिया या प्रोडक्ट को इतना जबरदस्त बनाया जा सकता है कि उसे कोई नजरअंदाज ही न कर पाए? अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि बस यूं ही बिना सोचे समझे फोन उठा लिया हो? वो जो एक खिंचाव महसूस होता है ना, उसके पीछे एक बहुत पावरफुल साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, जिसे कहते हैं वेरिएबल रिवॉर्ड्स। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि ये आखिर हैं क्या, और क्यों ये उन ऐप्स और प्रोडक्ट्स की असली ताकत हैं जिन्हें छोड़ना इतना मुश्किल हो जाता है। आखिर ऐसा क्या है कुछ ऐप्स में जो उन्हें इतना एडिक्टिव बना देता है? हम क्यों बस सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते ही चले जाते हैं, या फिर एक और गेम खेलने का इतना मन करता है? देखिए, इसका जवाब ना जितना सीधा लगता है उतना है नहीं, बल्कि ये कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स और मजेदार है। आमतौर पर हम सब यही सोचते हैं कि हम ये सब करते हैं इनाम के मजे के लिए। मतलब कोई मजेदार वीडियो मिल गया, कोई अच्छी तस्वीर दिख गई, या किसी दोस्त का एक लाइक आ गया, है ना? लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि ये तो आधी अधूरी कहानी है? असल में जो असली ताकत है वो इनाम मिलने की खुशी में है ही नहीं, वो है उसे पाने की बेचैनी में। वो जो एक उम्मीद होती है, एक तड़प, बस वही हमसे एक्शन करवाती है। इसे ऐसे समझिए जैसे दिमाग में खुजली हो रही है जिसे बस मिटाना ही मिटाना है। अच्छा, तो इसे ठीक से समझने के लिए ना हमें थोड़ा सा दिमाग के साइंस में उतरना पड़ेगा, क्योंकि देखिए हमारे रिवॉर्ड सिस्टम को लेकर जो हमारी समझ थी वो वक्त के साथ पूरी तरह से बदल चुकी है। तो बात शुरू होती है 1940 से, जब साइंटिस्ट को लगा कि अरे वाह, हमने दिमाग का प्लेजर सेंटर ढूंढ लिया है। लेकिन फिर 50 के दशक में B.F. स्किनर ने कबूतरों पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, और जो सामने आया वो काफ़ी हैरान करने वाला था। और अब हाल ही में हुई fMRI स्टडीज़ ने तो इस बात पर पक्की मोहर लगा दी है कि हमारे दिमाग को जो चीज़ सबसे ज़्यादा दौड़ाती है वो इनाम नहीं, बल्कि उसे पाने की उम्मीद है। तो मतलब ये हुआ कि हम प्लेजर सेंटर की थ्योरी से आगे बढ़कर चाहत के केंद्र तक आ पहुंचे हैं। हमारा दिमाग ना वो इनाम का मजा लेने के लिए डिजाइन ही नहीं हुआ है, वो तो हमें उसे खोजने के लिए, उकसाने के लिए बना है। जो असली मोटिवेशन है वो बस उस चाहत की बेचैनी को शांत करना है। और यहीं पर स्किनर की खोज गेम चेंजर साबित होती है। उन्होंने ये पता लगाया कि जब इनाम प्रिडिक्टेबल नहीं होता, मतलब जब हमें पता ही नहीं होता कि वो मिलेगा भी या नहीं, तो हमारा उस काम को करने का बिहेवियर और भी मजबूत हो जाता है। यही अनिश्चितता, यही अनप्रिडिक्टेबिलिटी है जो डोपामाइन को बढ़ा देती है और हमारी चाहत को कई गुना तेज कर देती है। तो जितने भी डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं वो इसी अनिश्चितता का फायदा उठाते हैं, और वो भी 3 मुख्य तरीकों से। हम इन्हें 3 तरह के वेरिएबल रिवॉर्ड्स में बांट सकते हैं: रिवॉर्ड्स ऑफ द ट्राइब, रिवॉर्ड्स ऑफ द हंट और रिवॉर्ड्स ऑफ द सेल्फ। तो पहला है ट्राइब के इनाम। ये हमारे सोशल कनेक्शन की ज़रूरत को पूरा करते हैं। दूसरा, हंट के इनाम। ये हमारी जानकारी और रिसोर्सेज को खोजने की जो पुरानी आदत है ना, उसे टारगेट करते हैं। और तीसरा है सेल्फ के इनाम, मतलब किसी चीज़ में मास्टर बनना, किसी काम को पूरा करने की जो हमारी अंदर की इच्छा होती है, ये उसे पूरा करते हैं। देखिए, हम सब सोशल लोग हैं ना, तो ट्राइब के इनाम हमारी इसी बुनियादी ज़रूरत को, मतलब जुड़ने की ज़रूरत को टारगेट करते हैं। ज़रा सोचिए, फेसबुक पर लाइक्स, स्टैक ओवरफ्लो पर पॉइंट्स, या फिर लीग ऑफ लेजेंड्स में मिलने वाले ऑनर पॉइंट्स, ये सब क्या है? ये सब हमारी कम्युनिटी में एक्सेप्ट होने और इज्जत पाने की गहरी इच्छा को ही तो पूरा करते हैं। और सबसे बड़ी बात,
हमें कभी नहीं पता होता कि कितनी पहचान मिलेगी। बस इसी वजह से हम और ज़्यादा के लिए बार बार वापस जाते हैं। फिर आते हैं हंट के इनाम। ये सीधे सीधे हमारे उन पूर्वजों से जुड़े हैं जो खाने की तलाश में शिकार पर निकलते थे। फर्क बस इतना है कि आज हम हिरण का शिकार नहीं करते, हम जानकारी का शिकार करते हैं। ट्विटर फीड को स्क्रॉल करना या पिंटरेस्ट पर कुछ ढूंढना, ये आज के ज़माने का शिकारी तो है। हमें नहीं पता कि अगले स्क्रॉल पर क्या शानदार चीज़ मिल जाएगी, और बस यही अंतहीन खोज हमें बांधे रखती है। और तीसरे हैं सेल्फ के इनाम। ये हमारी किसी स्किल में मास्टर बनने या चुनौतियों को पार करने की अंदरूनी इच्छा से जुड़े हैं। जैसे वीडियो गेम में कोई लेवल पार करना, या अपनी ईमेल इनबॉक्स को इनबॉक्स 0 कर देना, या फिर कोड अकेडमी पर कोई नई स्किल सीखना। ये सब करने से हमें कैसा महसूस होता है? काबिल, सक्षम, और ये एहसास एक बहुत ही पावरफुल मोटिवेटर है। लेकिन एक मिनट, ऐसा नहीं है कि ये कोई जादुई फॉर्मूला है जिसे कहीं भी लगा दिया और काम हो गया। अगर इन रिवॉर्ड्स को सही तरीके से इस्तेमाल ना किया जाए तो इनका असर उल्टा भी पड़ सकता है। इसके कुछ खास नियम हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी नियम, इनाम जो है वो इस्तेमाल करने वाले की असली मोटिवेशन से मेल खाना चाहिए। एक उदाहरण लेते हैं। एक वेबसाइट थी महालो। उसने सवालों के जवाब देने के लिए लोगों को पैसे ऑफर किए, लेकिन वो फेल हो गई। क्यों? क्योंकि लोगों के लिए पैसा असली मोटिवेशन था ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ कोरा सफल हो गया, क्योंकि उसने लोगों को सामाजिक पहचान दी, अपवोर्ड्स दिए, स्टेटस दिया, जो लोगों के लिए असल में मायने रखता था। दूसरा बड़ा नियम है लोगों की आज़ादी का सम्मान करना। मतलब जब भी हमें लगता है ना कि हमें कोई काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, तो हमारा पहला रिएक्शन क्या होता है? विद्रोह करना। हम उस काम को नहीं करना चाहते। इसी साइकोलॉजिकल असर को रिएक्टेंस कहते हैं, और ये अपनी मर्जी से चुनने की आज़ादी को बचाने का एक बहुत पावरफुल इंस्टिंक्ट है। ये उदाहरण देखिए, बात बिल्कुल साफ हो जाएगी। माई फिटनेस पैल जैसी ऐप जो ये कहती है कि हर कैलोरी लॉग करनी है, वो एक बोझिल काम की तरह लग सकती है। इससे रिएक्टेंस पैदा हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ फिटोक्रेसी जैसी ऐप है जो एक सपोर्टिव कम्युनिटी पर फोकस करती है। वहाँ आदत बनाना एक मजबूरी नहीं, बल्कि एक पर्सनल चॉइस जैसा लगता है। तो आज़ादी का ये जो एहसास है ना, इसे बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। और अब तीसरा नियम। इसके लिए एक चेतावनी भरी कहानी देखते हैं। जिंगा का नाम तो शायद सुना ही होगा। फार्मविल जैसी गेम्स बनाने वाली कंपनी। एक वक्त था जब वो सोशल गेमिंग की दुनिया पर राज करती थी, लेकिन जितनी तेजी से वो ऊपर गई, उतनी ही तेजी से नीचे भी आई। तो जिंगा के साथ दिक्कत क्या हुई? उनकी दिक्कत थी सीमित अनिश्चितता। मतलब कुछ टाइम बाद उनके गेम्स बहुत ज्यादा प्रिडिक्टेबल और रिपीटेटिव हो गए। अब इसकी तुलना कीजिए वर्ल्ड ऑफ वॉरक्राफ्ट से, जो असीमित अनिश्चितता देता है। क्योंकि वो गेम दूसरे इंसानों के साथ खेला जाता है, तो उसका एक्सपीरियंस हमेशा नया और अनप्रिडिक्टेबल रहता है, और यही वजह है कि वो सालों से प्लेयर्स को बांधे हुए हैं। तो फिर आदत बनाने का ये पूरा फॉर्मूला है क्या? चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी समझा है उसे एक साथ जोड़कर देखते हैं। तो जो प्रोडक्ट्स सच में आदत बना पाते हैं, वो इन 3 तरह के इनामों को बड़ी खूबसूरती से मिलाते हैं। सामाजिक जुड़ाव के लिए ट्राइब, जानकारी के लिए हंट, और खुद की ग्रोथ यानी व्यक्तिगत महारत के लिए सेल्फ। और ऐसा करके वो हमारी बहुत गहरी मनोवैज्ञानिक जरूरतों को पूरा करते हैं। और बस यही इस पूरी बात का निचोड़ है। एक असरदार वेरिएबल रिवॉर्ड सिस्टम संतुष्टि तो देता है, लेकिन इच्छा को कभी पूरी तरह से शांत नहीं करता। वो हमेशा एक थोड़ी सी चाहत, एक कसक पीछे छोड़ देता है। वही खुजली जिसे फिर से मिटाने की जरूरत महसूस होती है। और बस यही तय करता है कि कोई बार बार वापस आएगा या नहीं। तो अगली बार जब भी कोई खुद को बिना रुके स्क्रीन पर स्क्रॉल करता हुआ पाए, तो एक पल रुककर ये सोचना बनता है कि आखिर कौन सी चीज़ है जो खींच रही है, किस इनाम का शिकार हो रहा है। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और भी एडवांस होती जा रही है, हम सबको ये सवाल खुद से पूछना ही होगा कि ये हमारी आदतों, हमारे ध्यान और आखिर में हमारी जिंदगियों को किस तरह से बदल रही हैं। तो किसी भी यूजर की आदत बनाने का जो पूरा प्रोसेस है, उसका एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी स्टेप होता है इन्वेस्टमेंट फेज, यानी निवेश का चरण। यही वो ताकत है जो कुछ ऐप्स को हमारी जिंदगी का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा बना देती है। अब ये सब कुछ ना एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से शुरू होता है। हम उन चीजों को इतनी ज्यादा अहमियत क्यों देते हैं जिन्हें हम खुद बनाते हैं, भले ही वो एकदम परफेक्ट ना हो? ये इंसान के दिमाग का एक बड़ा ही मजेदार रहस्य है। जरा स्टडी को देखिए।
बड़ी मजेदार है। इसमें क्या हुआ कि कुछ लोगों को कागज से कुछ बनाने को कहा गया, और नतीजा, जिन लोगों ने खुद वो डिजाइन बनाया, उन्होंने अपनी कलाकारी को दूसरों के मुकाबले 5 गुना ज्यादा कीमती समझा। कमाल की बात तो ये है कि उनकी नज़र में उनकी बनाई हुई चीज की कीमत लगभग एक एक्सपर्ट की बनाई हुई चीज के बराबर थी। तो ये जो होता है ना, इसी को कहते हैं आइकिया इफेक्ट। इसका नाम उस मशहूर फर्नीचर कंपनी पर पड़ा है जो अपने ग्राहकों को अपना फर्नीचर खुद जोड़ने के लिए देती है। और यही हमारे उस रहस्य का पहला सुराग है। मतलब आइकिया इफेक्ट एक तरह का दिमागी झुकाव है, जहां लोग उन प्रोडक्ट्स को बहुत ज्यादा वैल्यू देते हैं जिन्हें बनाने में उन्होंने खुद थोड़ी बहुत मेहनत की हो। जैसे एक बुक शेल्फ को खुद जोड़ने से उसके लिए एक अलग ही लगाव हो जाता है, ठीक वैसे ही किसी ऐप में थोड़ी सी मेहनत करने से हमारे लिए उसकी कीमत ही बदल जाती है। लेकिन रुकिए, आइकिया इफेक्ट तो बस शुरुआत है। असल में इसके पीछे 3 बहुत ही पावरफुल साइकोलॉजिकल वजहें हैं जिनका इस्तेमाल टेक कंपनियां हमें अपने प्रोडक्ट से जोड़े रखने के लिए करती हैं। पहला तो ये है कि हम सब अपने पुराने बर्ताव के साथ जुड़े रहना चाहते हैं। मतलब एक बार जो कर दिया, हम कोशिश करते हैं कि आगे भी वैसा ही करें। ये हमारे दिमाग का एक ऑटोमेटिक मोड है। और ये स्टडी, ये तो कमाल का उदाहरण है। देखिए, हुआ ये कि जिन लोगों से पहले अपनी खिड़की पर एक छोटा सा स्टिकर लगाने के लिए कहा गया, उनमें से 76% लोग बाद में अपने लॉन में एक बड़ा सा साइन बोर्ड लगाने के लिए भी तैयार हो गए। जबकि जिनसे सीधे बड़े बोर्ड के लिए पूछा गया, उनमें से सिर्फ 17% ही माने। मतलब एक छोटी सी हाँ ने बाद में एक बहुत बड़ी हाँ का रास्ता बना दिया। अब आते हैं दूसरे सिद्धांत पर। वो खट्टे अंगूर वाली कहानी तो सुनी ही होगी। जब लोमड़ी अंगूर तक पहुंच नहीं पाती तो वो खुद को ये कहकर मना लेती है कि अंगूर तो वैसे भी खट्टे ही होंगे। हम भी दिमागी टकराव से बचने के लिए कुछ ऐसा ही करते हैं। इसी को साइकोलॉजी में कहते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस से बचना। आसान भाषा में कहें तो जब हमारे काम और हमारी सोच में फर्क होता है तो हमें बेचैनी होती है। उस बेचैनी को कम करने के लिए हम अपनी मेहनत को सही ठहराते हैं और खुद को यकीन दिलाते हैं कि जिस चीज़ में हमने इतना टाइम और एफर्ट लगाया है वो ज़रूर कीमती होगी। तो कुल मिलाकर ये 3 बातें हैं जो हमें किसी चीज़ में इन्वेस्ट करने पर मजबूर करती हैं। हम अपनी मेहनत को ज़्यादा आंकते हैं, हम अपने पुराने फैसलों के साथ खड़े रहना चाहते हैं, और हम अपने दिमाग में किसी भी तरह का कन्फ्यूजन नहीं चाहते। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि बड़ी-बड़ी कंपनियां और ऐप्स इन साइकोलॉजिकल ट्रिक्स का इस्तेमाल करती कैसे हैं? वो हमारी मेहनत को अपने लिए एक एसेट यानी संपत्ति में बदल देती हैं। इसे कहते हैं स्टोर्ड वैल्यू। सोचिए, ये एक तरह का डिजिटल खजाना है जिसे यूजर्स किसी ऐप के अंदर बनाते हैं, अपने समय, अपनी डेटा, अपनी मेहनत या अपने सोशल कनेक्शन से। और ये खजाना जितना बढ़ता है, ऐप उतना ही बेहतर होता जाता है और उसे छोड़ना उतना ही मुश्किल। तो ये स्टोर्ड वैल्यू जमा कैसे होते हैं? इसके 5 मुख्य तरीके हैं: कंटेंट, डेटा, फॉलोअर्स, रेप्यूटेशन यानी साख, और स्किल यानी हुनर। सबसे पहले आता है कंटेंट। जैसे जैसे हम किसी ऐप में कंटेंट जोड़ते हैं, मान लीजिए म्यूजिक ऐप में अपनी प्लेलिस्ट बनाते हैं या सोशल मीडिया पर फोटोज डालते हैं, वो सर्विस हमारे लिए पर्सनली उतनी ही कीमती होती जाती है। फिर आता है डेटा। जब हम किसी प्लेटफॉर्म पर अपना डेटा डालते हैं, जैसे लिंक्डइन पर अपनी पूरी प्रोफेशनल प्रोफाइल तैयार करते हैं, तो हम उस प्लेटफॉर्म से और भी मजबूती से जुड़ जाते हैं। तीसरा और बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है फॉलोअर्स। ट्विटर या इंस्टाग्राम पर अपनी एक ऑडियंस बनाने में सालों की मेहनत लगती है। ये एक बहुत बड़ा कारण है कि लोग उस सर्विस को छोड़कर नहीं जाना चाहते। चौथा है रेप्यूटेशन यानी साख। ईबे पर एक अच्छी सेलर रेटिंग या एयरबीएनबी पर शानदार रिव्यूज। ये एक ऐसी डिजिटल संपत्ति है जिसे यूजर्स आसानी से किसी दूसरी सर्विस पर नहीं ले जा सकते। ये यहीं की यहीं रह जाती है। और पांचवा है स्किल यानी हुनर। फोटोशॉप जैसे मुश्किल सॉफ्टवेयर को चलाना सीखना या किसी कॉम्प्लेक्स वीडियो गेम में माहिर होना, इसमें बहुत टाइम लगता है। ये इन्वेस्टमेंट यूजर्स को कुछ नया सीखने से रोकता है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वैल्यू स्टोर करना तो बस आधा काम है। असली खेल तो अब शुरू होता है कि ये इन्वेस्टमेंट यूजर्स को अपने आप वापस कैसे लेकर आता है। याद है हुक मॉडल? उसके 4 स्टेप्स थे: ट्रिगर, एक्शन, वेरिएबल रिवॉर्ड और आखिर में इन्वेस्टमेंट। ये जो इन्वेस्टमेंट है ना, यही पूरे साइकिल को दोबारा शुरू करने की चाबी है।
यही तो सारा खेल है। जब भी कोई यूजर ऐप में छोटा सा भी काम करता है तो वो असल में कंपनी को एक मौका दे रहा होता है कि वो उसे भविष्य में वापस बुलाने के लिए एक नया ट्रिगर सेट कर सके। हर एक इन्वेस्टमेंट अगले ट्रिगर को लोड करता है। पिंटरेस्ट का उदाहरण लीजिए, एकदम साफ समझ आ जाएगा। जब कोई एक तस्वीर पिन करता है, ये हो गया इन्वेस्टमेंट। इसी एक्शन से वो ऐप को परमिशन भी दे देता है कि जब कोई उस पिन पर कमेंट करे तो उसे एक नोटिफिकेशन भेजा जाए, और ये नोटिफिकेशन बन गया भविष्य का ट्रिगर। तो आखिर में इन सब का निचोड़ क्या है? ये सब मिलकर प्रोडक्ट्स को एक ऐसी बढ़त देते हैं जिसे हराना लगभग नामुमकिन हो जाता है। होता यह है कि इस साइकिल में बार बार घूमकर यूजर्स इतना कुछ ऐप में जमा कर देते हैं, इतनी वैल्यू बना लेते हैं कि वो ऐप ही उनकी पहली पसंद बन जाता है। ये एक मजबूत आदत बन जाती है जिसे तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। प्रोडक्ट इस्तेमाल के साथ बेहतर होता है, यूजर का कमिटमेंट बढ़ता है और किसी दूसरे कंपेटिटर के पास जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अब जब भी कोई ऐप बार बार खोलने का मन करे तो एक पल रुककर सोचा जा सकता है कि वो कौन से छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स हैं जिनकी वजह से ये आदत इतनी मजबूत हो गई है। नमस्कार। आज हम बात करेंगे उस टेक्नोलॉजी के बारे में जो हमारी आदतें बना रही है। हम हर दिन जिन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं वो हमें कैसे और क्यों प्रभावित करती हैं। चलिए इसके पीछे छिपे कुछ मुश्किल नैतिक सवालों पर भी एक नज़र डालते हैं। शुरुआत करते हैं गेम क्रिएटर इयॉन बोगोस्ट के एक बहुत ही पावरफुल कोट से, इस सदी का सिगरेट। सोचिए, सिगरेट, ये लाइन अपने आप में ही बता देती है कि ये आदतें बनाने वाली टेक्नोलॉजी का मामला कितना सीरियस है और ये चर्चा कितनी जरूरी है। तो यहीं से हमारा पहला सवाल उठता है, ये जो आदतें बनाने वाले टूल्स हैं, ये एक हुक हैं या फिर एक जाल? मतलब क्या ये हमारी मदद करने के लिए डिजाइन किए गए हैं या हमें फंसाने के लिए? इस पूरी बहस के सेंटर में है हुक मॉडल। अब ये है क्या? ये बेसिकली एक फ्रेमवर्क है, एक तरीका है प्रोडक्ट्स को ऐसा बनाने का कि वो हमारी आदतों का हिस्सा बन जाएं और हमारे ज़रूरतों को पूरा करें। आसान भाषा में कहें तो ये यूज़र की प्रॉब्लम को डिज़ाइनर के सॉल्यूशन से जोड़ने का एक तरीका है। लेकिन यहीं पर एक बहुत अजीब सा, थोड़ा परेशान करने वाला सवाल उठता है। क्या ये एक तरह से माइंड कंट्रोल की रेसिपी बुक नहीं है? क्योंकि सोचिए, आदतें बनाना आखिर है क्या? किसी को कुछ करने के लिए मनाना ही तो है, और ये ख्याल थोड़ा अनकंफर्टेबल तो है। और यहीं से शुरू होती है मैनिपुलेशन की दुविधा। देखिए, हमें ये समझना होगा कि मददगार और नुकसानदेह मैनिपुलेशन के बीच एक बहुत पतली सी लाइन है। हर मैनिपुलेशन को बुरा नहीं कहा जा सकता। इस स्लाइड पर एक जबरदस्त उदाहरण है। एक तरफ है वेट वॉचर्स, जो लोगों को हेल्दी आदतें बनाने में मदद करता है, इसे सब अच्छा मानते हैं ना। और दूसरी तरफ है एडिक्टिव वीडियो गेम्स, जिन्हें अक्सर सिर्फ मुनाफे के लिए बनाया गया शोषण माना जाता है। अब देखिए, दोनों ही हमारे बिहेवियर को बदलने के लिए डिजाइन किए गए हैं, पर हम उन्हें कितना अलग अलग देखते हैं। इससे साफ है कि हमें एक क्लियर फ्रेमवर्क की जरूरत है। तो इसी नैतिक दुविधा को सुलझाने और थोड़ी क्लैरिटी लाने के लिए चलिए एक टूल को देखते हैं जिसे कहते हैं मैनिपुलेशन मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स प्रोडक्ट बनाने वालों से एक बहुत बहुत जरूरी सवाल पूछता है, और वो पहला सवाल ये नहीं है कि क्या मैं अपने यूजर्स को हुक कर सकता हूं, बल्कि असली सवाल तो ये है, क्या मुझे ऐसा करना चाहिए? ये बस एक छोटा सा बदलाव है, लेकिन ये फोकस को कर सकते हैं से हटाकर करना चाहिए पर ले आता है, मतलब क्षमता से जिम्मेदारी पर। तो ये है वो मैनिपुलेशन मैट्रिक्स। ये बनाने वालों को क्या मुझे करना चाहिए इस सवाल का जवाब ढूंढने में मदद करता है। कैसे? बस दो आसान से सवाल पूछकर। पहला, क्या प्रोडक्ट बनाने वाला खुद उसे इस्तेमाल करता है? और दूसरा, क्या वो प्रोडक्ट सच में यूजर की जिंदगी को बेहतर बनाता है? अब इन दो सवालों के जवाबों के आधार पर हम क्रिएटर्स को 4 तरह की कैटेगरीज में बांट सकते हैं। चलिए मैनिपुलेशन मैट्रिक्स के इन चारों हिस्सों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले आते हैं फैसिलिटेटर। ये वो लोग हैं जो ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जिसे वो खुद भी यूज करते हैं और उन्हें पूरा यकीन है कि ये यूजर्स की लाइफ को बेहतर बनाएगा। वो सिर्फ एक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे होते, वो एक ऐसी जरूरत पूरी कर रहे होते हैं जिसे वो खुद महसूस करते हैं। यहाँ एक असली कनेक्शन है। इसका एक बहुत ही कमाल का उदाहरण है जेक हारेमन और उनकी संस्था नूरू इंटरनेशनल। जेक एक पूर्व मरीन थे। वो केन्या गए और किसानों के बीच रहे ताकि उनकी ज़रूरतों को करीब से समझ सकें। उन्होंने जो सॉल्यूशंस बनाए, उन्हें पता था कि वो काम करेंगे, क्योंकि उन्होंने वो प्रॉब्लम खुद जी थी। फैसिलिटेटर असल में वो बदलाव लाते हैं जो वो दुनिया में देखना चाहते हैं।
अगली कैटेगरी है पेडलर की। ये वो लोग हैं जो एक ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जिसे वो खुद तो इस्तेमाल नहीं करते, पर उन्हें लगता है कि ये दूसरों की जिंदगी बेहतर बना सकता है। हो सकता है उनके इरादे नेक हों, लेकिन उनमें वो गहरी समझ और सहानुभूति नहीं होती जो खुद प्रोडक्ट यूज करने से आती है। और यही वजह है कि पेडलर अक्सर फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो उन लोगों के लिए सोल्यूशन बना रहे होते हैं जिन्हें वो ठीक से समझते ही नहीं। जैसे वो एड कैंपेन्स जो बिल्कुल नकली लगते हैं, क्योंकि बनाने वाले खुद यूजर नहीं हैं, उनके प्रोजेक्ट्स अक्सर बेकार साबित होते हैं। तीसरे हैं एंटरटेनर। ये ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं जिन्हें वो खुद भी मजे के लिए इस्तेमाल करते हैं, पर वो ये दावा नहीं करते कि इससे किसी की जिंदगी बेहतर हो रही है। सोचिए गेम्स, सोशल मीडिया ऐप्स या स्ट्रीमिंग सर्विसेज के बारे में। ये हमें खुशी देते हैं, आर्ट देते हैं, लेकिन इनका असर अक्सर थोड़े समय के लिए ही होता है। देखिए, एंटरटेनमेंट का बिजनेस हिट्स पर चलता है, जैसे एंग्री बर्ड्स। जब तक ये नया था सब इसके दीवाने थे, पर जैसे ही इसका नयापन खत्म हुआ, ये फीका पड़ गया। एंटरटेनर्स को टिके रहने के लिए लगातार कुछ नया लाना पड़ता है, क्योंकि उनका कनेक्शन किसी स्थायी सुधार पर नहीं, बल्कि एक्साइटमेंट और नॉवेल्टी पर टिका होता है। और आखिर में आते हैं डीलर। ये वो क्रिएटर्स हैं जो एक ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जिसे वो ना तो खुद इस्तेमाल करते हैं और ना ही उन्हें लगता है कि इससे किसी की जिंदगी बेहतर होती है। ये सीधा सीधा शोषण है। यहाँ मकसद सिर्फ यूजर्स से पैसा या वक्त निकालना है, अंजाम चाहे जो भी हो। ये नैतिक रूप से सबसे खतरनाक जगह है। इसका एक डरावना किस्सा है, काउ क्लिकर गेम। इयान बोगोस ने इसे फार्मविल जैसे गेम्स का मजाक उड़ाने के लिए बनाया था। गेम में कुछ नहीं था, बस एक वर्चुअल गाय पर क्लिक करना था। लेकिन हुआ ये कि ये मजाक खुद वही चीज बन गया जिसका मजाक उड़ा रहा था। लोगों में इसके लिए एक अजीब सा जुनून देखकर बोगोस ने इसे बंद कर दिया। तो ये पूरा फ्रेमवर्क हमें रुक कर सोचने पर मजबूर करता है। जो लोग कुछ बना रहे हैं उनके लिए ये एक मौका है खुद से पूछने का कि वो इस मैट्रिक्स में कहाँ खड़े हैं। और हम इस पूरी चर्चा को एक आखिरी सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल के साथ खत्म करेंगे। क्या कोई इस बात पर गर्व कर सकता है कि वो दूसरों के बर्ताव को कैसे प्रभावित कर रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जो हर बनाने वाले को और हर इस्तेमाल करने वाले को खुद से पूछना चाहिए। नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक ऐसी ऐप की बात करने वाले हैं जिसकी सक्सेस स्टोरी सुनकर शायद आप हैरान रह जाएंगे। हम समझेंगे कि आखिर कैसे कोई टेक्नोलॉजी हमारी आदत बन जाती है और इसके पीछे का साइंस क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। पता है ये किसने कहा? YouVersion के सीईओ ने। किस्सा बड़ा दिलचस्प है। एक यूजर जैसे ही एक स्ट्रिप क्लब के अंदर जाने वाला था, ठीक उसी वक्त उसके फोन पर बाइबल ऐप से एक नोटिफिकेशन आया। सोचिए क्या टाइमिंग थी। बस उसी एक इशारे ने उस यूजर को वहीं पर रोक दिया। हाँ, और ये कोई छोटी मोटी ऐप नहीं है, बिल्कुल नहीं। YouVersion बाइबल ऐप को पता है कितनी बार? 10 करोड़ से भी ज्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है। मतलब ये उन गिनी चुनी टेक कंपनियों की लीग में शामिल है जहां पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। और बात सिर्फ डाउनलोड्स की नहीं है, लोग इसे असल में इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत ज्यादा। अंदाजा लगाइए, हर एक सेकंड में 86,000 लोग इस ऐप को खोलते हैं। ये तो मतलब कमाल का एंगेजमेंट है। तो सोचने वाली बात यह है कि हजारों साल पुरानी एक किताब पर बनी ऐप आज के जमाने की इतनी बड़ी टेक सेंसेशन कैसे बन गई? देखिए, इसका जवाब सिर्फ आस्था में नहीं है। असली राज तो साइकोलॉजी और डेटा के बहुत ही स्मार्ट इस्तेमाल में छिपा है। तो इस कामयाबी के पीछे का राज क्या है? इसे समझने के लिए हमें हुक मॉडल को देखना होगा। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो हमें बताता है कि कोई भी चीज हमारी आदत कैसे बनती है। चलिए आदत के इस पूरे साइंस को डिकोड करते हैं। तो हुक मॉडल का सबसे पहला स्टेप है ट्रिगर। अब ये ट्रिगर क्या है? ये एक तरह का सिग्नल है, एक इशारा जो बाहरी भी हो सकता है और अंदरूनी भी। यही वो चीज है जो किसी को बताती है कि भाई अब आगे ये करना है। मतलब हर आदत की शुरुआत इसी ट्रिगर से होती है। और YouVersion की सबसे बड़ी खूबी यही है कि वो एक नहीं बल्कि कई तरह के ट्रिगर्स का इस्तेमाल करता है। जैसे आपको रोजाना रीडिंग प्लान के लिए नोटिफिकेशन आएगा, ऐप के ऊपर वो लाल वाला बैज दिखेगा। अगर कोई दिन मिस हो गया तो ईमेल आ जाएगा। यहां तक कि कम्युनिटी से भी मैसेज आते हैं और चर्च में पादरी भी लोगों को ऐप खोलने के लिए याद दिलाते हैं। तो ट्रिगर मिलने के बाद क्या होता है? आता है एक्शन। ये वो सबसे आसान काम है जो कोई भी इंसान एक इनाम की उम्मीद में करता है। और यहां पर सबसे जरूरी बात क्या है
कि एक्शन जितना हो सके उतना आसान होना चाहिए, बिल्कुल एफर्टलेस। और यहीं पे यू वर्जन ने कमाल कर दिया है। उन्होंने एक्शन को इतना इतना आसान बना दिया है कि कोई सोच भी नहीं सकता। उन्होंने बाइबल पढ़ने के रास्ते में आने वाली हर छोटी बड़ी मुश्किल को हटा दिया है। अब देखिए उन्होंने ये किया कैसे। उन्होंने पूरी बाइबल को छोटे छोटे रोज पढ़े जाने वाले हिस्सों में बांट दिया है, मतलब बिल्कुल बाइट साइज। अगर पढ़ने का मन नहीं है तो कोई बात नहीं, ऑडियो वर्जन सुन लीजिए। जो सबसे दिलचस्प बातें हैं वो आपको सबसे पहले दिखाई जाती हैं। और इसका मोबाइल फर्स्ट डिज़ाइन, इसका मतलब है कि इसे कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकता है, मतलब कहीं भी। अच्छा, अब आता है इस मॉडल का सबसे मज़ेदार और सबसे पावरफुल हिस्सा, वेरिएबल रिवॉर्ड। इसका मतलब है ऐसा इनाम जिसके बारे में पक्का पता ना हो। ये वो इनाम है जो ज़रूरत तो पूरी करता है, लेकिन उसमें हमेशा एक सस्पेंस, एक मिस्ट्री बनी रहती है। और यही चीज़ लोगों को वापस खींच कर लाती है। इस ऐप में ऐसे कई रिवॉर्ड्स हैं, जैसे आज का वचन क्या होगा, इसका एक सस्पेंस बना रहता है। जब आप एक दिन का टारगेट पूरा करते हैं तो स्क्रीन पर डे कंप्लीट लिखा आता है, एक अलग ही सेटिस्फैक्शन मिलता है। फिर कैलेंडर पर रोज टिक लगाकर एक चेन बनाना, या फिर अपने पसंदीदा वचन को दोस्तों के साथ शेयर करना और उनसे तारीफ पाना, ये सब छोटे छोटे रिवॉर्ड्स ही हैं। ठीक है, तो अब हम पहुंच गए हैं हुक मॉडल के आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी हिस्से पर, इन्वेस्टमेंट, मतलब निवेश। यही वो चीज़ है जो यूजर्स को लंबे समय तक किसी प्रोडक्ट से जोड़कर रखती है। ये एक बड़े मजेदार साइकोलॉजिकल सिद्धांत पर काम करता है, जिसे कहते हैं आइकिया इफेक्ट। नाम से ही थोड़ा अंदाजा लग गया होगा। इसका सीधा सा मतलब है कि हम जिस चीज में अपना समय, अपनी मेहनत लगाते हैं, उसकी वैल्यू हमारी नजरों में बढ़ जाती है और फिर हम उसे आसानी से छोड़ते नहीं है। यू वर्जन इसी सिद्धांत का बहुत ही बढ़िया इस्तेमाल करता है। वो लोगों को ऐप में इन्वेस्ट करने के मौके देता है। लोग अपने पसंदीदा वचनों को हाईलाइट करते हैं, अपने पर्सनल नोट्स और कमेंट्स जोड़ते हैं, बुकमार्क बनाते हैं। तो धीरे धीरे ये ऐप सिर्फ एक पढ़ने का टूल नहीं रह जाता, बल्कि ये उनकी अपनी आस्था की यात्रा का एक पर्सनल खजाना बन जाता है। तो ये तो थी यू वर्जन की केस स्टडी। अब चलिए बात करते हैं एक प्रैक्टिकल तरीके की। इसे कहते हैं हैबिट्स टेस्टिंग, मतलब ये पता लगाने का एक तरीका कि कोई प्रोडक्ट लोगों की आदत बन भी रहा है या नहीं। ये प्रोसेस बहुत सिंपल है। इसके 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले आइडेंटिफाई, यानी अपने सबसे लॉयल यूजर्स को पहचानिए। दूसरे नंबर पर कोडिफाई, यानी ये पता लगाइए कि इन लॉयल यूजर्स ने कौन सा रास्ता अपनाया था, जिसे हैबिट पाथ कहते हैं। और तीसरा मॉडिफाई, यानी अपने प्रोडक्ट को ऐसे डिजाइन कीजिए कि नए यूजर्स भी आसानी से उसी कामयाब रास्ते पर चल सकें। तो अब सवाल ये है कि अगला बड़ा आदत बनाने वाला आइडिया आएगा कहाँ से? और इसका जवाब अक्सर उन चीज़ों में छिपा होता है जिन्हें हम आम तौर पर नज़रअंदाज कर देते हैं। देखिए, जो बड़े बड़े ब्रेक थ्रू होते हैं ना, वो अक्सर नेसेंट बिहेवियर्स को देखने से आते हैं। अब ये क्या होता है? ये वो काम है जो शुरू में कुछ ही लोग कर रहे होते हैं, लेकिन वो किसी बहुत बड़ी बुनियादी ज़रूरत को पूरा कर रहे होते हैं। और मज़े की बात यह है कि ज़्यादातर लोग ऐसी चीज़ों को शुरुआत में खिलौना या कोई फालतू चीज़ समझकर खारिज कर देते हैं। और अगर यकीन ना हो तो इतिहास देख लीजिए। 1878 में ब्रिटिश पोस्ट ऑफिस के चीफ इंजीनियर ने कहा था, अमेरिकन्स को टेलीफोन चाहिए होगा, हमें नहीं, हमारे पास तो मैसेंजर बॉयज हैं ही। फिर 1911 में आगे चलकर वर्ल्ड वॉर 1 के एक बड़े कमांडर ने कहा, हवाई जहाज दिलचस्प खिलौने तो हैं, लेकिन इनकी कोई मिलिट्री वैल्यू नहीं है। और ये तो छोड़िए, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। 1995 में न्यूज़वीक में एक आर्टिकल छपा था जिसमें लिखा था, सच तो ये है कि कोई भी ऑनलाइन डेटाबेस आपके रोज के अखबार की जगह नहीं ले पाएगा। हम जल्दी ही इंटरनेट पर किताबें और अखबार खरीदेंगे। और हाँ, क्यों नहीं, सोचिए जरा। तो इन सब बातों से हमें क्या सोचना चाहिए? आज हमारे चारों तरफ ऐसी कौन सी रोजमर्रा की प्रॉब्लम है जिसे लोग छोटा या बेकार समझकर नजरअंदाज कर रहे हैं? जरा सोचिए।